चलो बेटा, जो आने वाले हैं भाई वो आते रहेंगे, जो जाने वाले हैं वो जाते रहेंगे। ये दुनिया एक मेला है, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। जो आ रहे हैं उनका धन्यवाद करो, जो जा रहे हैं उनको भाई भीड़ कम करो, है ना। हाँ वही। चलो, मेन बात होता है पढ़ने का। जहाँ मन करे ना पढ़ने की, जहाँ जगह मिले आपको पढ़ लो। गवर्नमेंट में भी पढ़ सकते हो ना, तो पढ़ लो। पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है एनवायरनमेंट। स्कूल का एनवायरनमेंट मायने रखता है। आप कहीं चले जाओ दुनिया में, जहाँ जाओगे ना आपको खुद का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। और जिस दिन सेल्फ स्टडी पे आप लोग आगे ना, फिर कुछ मुश्किल नहीं है भाई। फिर मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई जगह बदलने की ज़रूरत है। आप घर पे रह के भी एक बहुत से भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी आप कर सकते हो, अगर एनवायरनमेंट मिलता है तो। और एनवायरनमेंट बनता है भाई आपके खुद के अपने टाइम रूटीन से। जिस बंदे ने अपना टाइम पीरियड बना लिया और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया, वो मार खाना बंद कर जाएगा लाइफ में। आपका नेचर ही ऐसा हो जाएगा। एक वो ओझा सर बोलते हैं कि भाई जो इंसान अपने नेचर से खुद को जानने लगता है ना, फिर उसको ना भूख प्यास लोभ माया या कुछ भी लगा लो, हर किसी से ना उसकी सोच ही बहुत अलग हो जाती है। ये रियलिटी है। पहले जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक पढ़ाई करने का हमारा मेन मोटिव होता है अच्छी नौकरी पाना। आप लोगों का भी है, मेरा भी था, हर किसी का होता है। जब आप एजुकेशन को और ज़्यादा पढ़ते जाओगे और एक लेवल पे आप में इतनी एजुकेशन आ जाएगी, आप सच मानो आपको जॉब की है ना, आप सोचोगे कि मैं जॉब नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान के अंदर नॉलेज है ना, उसकी इच्छाओं को कंट्रोल करना सिखाती है। और हमेशा जॉब सिर्फ इच्छाओं के लिए है। आप जॉब क्यों चाहते हो? एक अच्छी लाइफ हो आगे, आप एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को, अपने पेरेंट्स का सहारा बन सके, इसीलिए चाहते हो ना। तो जॉब एक मात्र इच्छा है, लेकिन इस इच्छा से परे भी संसार है भाई। आप लोगों की अपनी भी लाइफ है, इसीलिए टाइम पीरियड इंसान का होना ज़रूरी है। जॉब लगने के बाद भी आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, तब मज़ा है। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसे इंसान हैं जिनके पास अथाह प्रॉपर्टी है, पैसा है बहुत सारा, पर उनका जीवन है ना, कुछ जीवन नहीं है। घर में कैद रहना, या फिर भाई खाने के लिए भी ऐसी चीज़ें, उनको सब्जी तक नहीं बनती हो शायद उनके घर में। अब सोचिए आप, फिर किस चीज़ का वो पैसा, किस क्या काम आना। और एक इंसान 100 रुपये कमाता है, 100 रुपये का शाम को अच्छा खाना खाया उसने फैमिली के साथ बैठ के। एक भाई वो स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा ले आया, सब ने एक एक पीस खा के सो गए। वो अच्छी नींद में सो रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की, कमाया, खाया, सो गए। अगले दिन देखी जाएगी। लेकिन जिसने 100 रुपये कमाए, 100 के 100 पैक पॉकेट में पैक, कुछ नहीं किया उनका, उसको नींद ही नहीं आएगी। पहली बात तो रात को ये रहेगा कहीं गिर ना जाए, दूसरा ये रहेगा कोई निकाल ना ले, तीसरा सुबह उसको रखना कहाँ है, बैंक में जमा करवा के आए, क्या करें क्या नहीं करें, 100 रुपये लेके भागते हैं। तो उन लोगों की क्या लाइफ है फिर? आपके घरों में भी होंगे ऐसी बात नहीं है, सबके होते हैं ऐसे। तो उन चीज़ों से हटके अपनी लाइफ बनाओ। अब लाइफ को एंजॉय करो, पढ़ाई के साथ साथ नेचर अच्छा रखो अपना, ठीक है। और भाई मार पिटाई तो होगी, पढ़ोगे नहीं तो मार पिटाई तो करनी पड़ेगी, है ना। हमने भी तो, हमारे साथ भी तो किसी ने की होगी, हम भी तो भाई पिट पिटा के आए हैं, थोड़ा बहुत तो बदला लेना बनता है। चलें, आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रिज्म, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हम प्रिज्म को पढ़ेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होती है, जब प्रिज्म पढ़ चुके होंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है। प्रिज्म का टॉपिक 5 नंबर में ही आता है, लेकिन भाई 5 मार्क्स के काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं, तो ये शायद अवॉइड हो जाए। तो इसमें से छोटे क्वेश्चन बहुत आने की संभावना रहते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा अच्छा सीखने को भी मिलता है कि प्रिज्म मात्र एक ग्लास का टुकड़ा नहीं होता, वो क्या क्या काम कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो पहले तो प्रिज्म होता कैसे है, बनता कैसे है, कैसे काम करता है, क्या सिर्फ वो वही ग्लास है जो टुकड़ा बाहर हम स्लैब में देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आज इसके बारे में सीखेंगे। प्रिज्म में आप देखेंगे तो एक ऐसी 3D सी शेप होती है जिसमें ऐसे आपके पास एक फेस रहेगा, यूं, इसको इससे मिला देंगे ऐसे। इसमें ध्यान से देखें, एक ए
बी सी डी ई एफ, जो आमने सामने के फेस हैं इनको नाम दिया गया है रिफ्रैक्टिंग फेस। क्या बोलेंगे इनको? रिफ्रैक्टिंग फेस। कौन कौन सा? एक ये फेस F1 और एक इधर दिख रहा होगा आपको इसके जस्ट सामने अपोजिट में, इसको बोलेंगे F2। तो दो फेस हैं इसमें, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस। अब साइड में भी आपको दिख रहा होगा एक इस तरफ, एक इसके भी सामने होगा, इसको हमने नाम दे दिया S1 और इधर सामने है इसको नाम दे दिया S2। ये क्या चीज है? ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग फेस तो वो है जो हमें मिरर स्लैब, इसका क्या बोलते हैं, प्रिज्म का आगे चमकता हुआ नजर आता है। सरफेस वो है जिन पे हम रे लाइट डालेंगे, इंसिडेंट या फिर रिफ्लेक्शन जो भी केस होता है वो। ठीक है, ये इधर यहां पे एक लाइन और है, ये वाली, जो क्या कर रही है? दो रिफ्रैक्टिंग फेस को जोड़ने का काम कर रही है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज का मेन जो काम है ना, वो प्रिज्म को बनाने का है। ठीक है, ये रहती है आपकी रिफ्रैक्टिंग एज। और जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, एक ये वाली जो पीछे वाली थी S2 और ये एक S1, एक पॉइंट पे ये भी जुड़ रही है इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे ये दोनों ज्वाइन करते हैं वहां पे एक एंगल बनता है, इस एंगल को लिखेंगे A। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये है इसका डायग्राम, पूरा यही समझ आना चाहिए। प्रिज्म बहुत आसान सा टॉपिक है। फिर से देखें, दो फेस हैं आमने सामने, इनको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग फेस। प्रिज्म एक्चुअल में क्या होता है? प्रिज्म एक आपका ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग फेस को जोड़ा जाता है। किसकी हेल्प से? रिफ्रैक्टिंग एज की हेल्प से। अगर हम दो रिफ्रैक्टिंग फेस को आपस में रिफ्रैक्टिंग एज की हेल्प से जोड़ देते हैं तो जो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास बन के आता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रिज्म। क्या बोलेंगे उसको? प्रिज्म। इस प्रिज्म के ऊपर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कर्व में अगर हम इनको बेंड करके एक पॉइंट के ऊपर जोड़ देंगे तो वहां पे दोनों सरफेस के बीच में एक एंगल क्रिएट हो जाता है। उस एंगल को क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। ये सारी चीजें कंट्रोल करती हैं प्रिज्म को बनाने में और ये डिफाइन करने में कि प्रिज्म कौन सा बेटर है, कौन सा मोर बेटर है, कौन सा लेस बेटर है, मींस अच्छा प्रिज्म कौन सा है। तो ये आपके पास काम आएंगी। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे प्रिज्म की। तो प्रिज्म हमारे पास क्या बन गया? प्रिज्म इज ए, कैसा ग्लास है ये? मैग्नीफाइंग, जो हमने बनाया है भाई, मैग्नीफाइंग ग्लास मेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग फेस join with the help of a refracting edge is called prism। ठीक है, तो प्रिज्म पहला क्या है? जहां पे दो रिफ्रैक्टिंग फेस हैं जो वो दोनों रिफ्रैक्टिंग एज की हेल्प से अगर जुड़ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, ये हमारे पास जो बन के आया है मैग्नीफाइंग ग्लास, उसी को क्या बोलते हैं? प्रिज्म। सेकंड भाई, अगर किसी पॉइंट के ऊपर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आके जुड़ती हैं उसको क्या बोलेंगे? एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे कर्व में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जोड़ा जाता है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। एट
any point join to refracting surface is called एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास किसी भी प्रिज्म की बेटर क्वालिटी को डिफाइन करता है कि प्रिज्म कितना अच्छा होगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें जान लेते हैं तो आइए सीखते हैं कि प्रिज्म कैसे काम करता है, प्रिज्म का यूज़ कैसे किया जाता है और ये एक्चुअल में खुद से क्या प्रोसेस करना चाहता है। तो उसको हम पढ़ते हैं प्रिज्म फॉर्मूला में। किस में पढ़ेंगे? प्रिज्म फॉर्मूला में। दिख रहा है ये कलर? एक मैंने प्रिज्म का फेस लिया ABC, एक प्रिज्म का हमने फेस ले लिया ABC, आगे वाला फेस। ठीक है, यहां पे हमने एक इंसिडेंट रे लाइट डाली है, इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये भाई इसको मैंने नाम दे दिया OP। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, जब कोई भी रे लाइट एयर मीडियम से ग्लास में जाती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने के लिए यहां पे हम क्या डालेंगे? नॉर्मल। इस नॉर्मल को मैंने नाम दे दिया N1। और ये नॉर्मल हमने इस तरीके से डालना है कि जो रे लाइट डाली है ना, इसकी जो वेवलेंथ हो वो मैक्सिमम हो। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब इंसिडेंट एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, तभी होगा। तो मीन्स ये एंगल जो बीच में बनेगा ये लगभग कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो ध्यान से, ये रे लाइट जानी कैसे चाहिए थी? यूं जानी चाहिए थी ना, लेकिन जब ये रेयर से डेंसर में जाती है तो रे लाइट किस तरफ जाती है? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और जहां बेंड हो जाती है वहां पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन जाता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नाम दे दिया इसको? R1। ठीक है, अब देखो ये केस तो वो हो गया जब रेयर टू डेंसर। जब लाइट प्रिज्म में जाएगी तो बाहर भी जाएगी, बाहर जाएगी तो ये रे लाइट जहां बाहर जाएगी उस पॉइंट के ऊपर, इसको भी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया R। इस पॉइंट के ऊपर भी हम क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल। तो चलो एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ये लो, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, इसको क्या नाम दे दिया? N2। ठीक है, जब डेंसर से रे में जाएगी तो कैसे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको नाम दे दो S। ठीक है, ये भाई इसको Q दे दिया नाम ऐसे। जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो यहां पे भी एक एंगल बनेगा, ये इंटरनल एंगल है तो इसको मान लेते हैं एंगल R2, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, ये R1 था तो ये क्या हो जाएगा? R2। सेम मीडियम में एंगल किसके बराबर होगा? I के। तो यहां पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलेंगे E। ये E क्या रहता है? इसको बोलते हैं एमरजेंस एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, क्या होता है एमरजेंट एंगल? कोई भी रे लाइट जब किसी भी मोर डेंसर मीडियम को ट्रेवल करके जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाती है डेंसर टू एयर, तो एयर में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमरजेंस एंगल। हालांकि इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल है? एमरजेंस एंगल के रहेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि सेम मीडियम में है और सेम मीडियम में एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये आपका डायग्राम है ऐसे। अब आप क्या करें, जैसे हमने इस रे लाइट को बढ़ाया था तो इसको इस मीडियम के लिए ये इसको इंसिडेंट समझ लें, और ये रे लाइट अगर जाती तो कैसे जाती? यूं जाती ना। ये जिस पॉइंट के ऊपर टकराती है यहाँ पे आपका बन गया पावर एंगल। क्या बन गया?
पावर एंगल जो लेंस में बना था, इस पावर एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन आपका डिस्पर्सन को शो करने के लिए वो एंगल है जिसके ऊपर व्हाइट रे लाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 7 कलर में। पहला क्वेश्चन, आपकी व्हाइट लाइट को 7 कलर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एंगल ऑफ डेविएशन। मीन्स हमने इसमें किसको एक्सप्लेन करना है? एंगल ऑफ डेविएशन को। इसको भी नाम दे दे भाई कोई, एम पॉइंट हमने नाम दे दिया इस वाले पॉइंट को। ये वाला पॉइंट जो है इसमें एंगल क्या होगा? एंगल ए, प्रिज्म एंगल। पूरा डायग्राम ये है आपका। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आगे हम पढ़ सकते हैं। बताएं डायग्राम समझ में आया क्या सभी को? 5 नंबर में आता है तो कंस्ट्रक्शन भी देनी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे भाई। हमने क्या यूज किया है? एक प्रिज्म फेस यूज किया गया है। इन प्रिज्म फेस कौन सा? ABC, एंगल A इज प्रिज्म एंगल। ठीक है। when a ray light incident on surface of prism। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन जो चीजें माननी ना वो सिंपली लिख दें चाहिए। देखें N1PO क्या है? एंगल आई, क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट एंगल। आ जाए QPR क्या है? R1 क्या है? ये रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है। अगला ये वाला MRP, अच्छा PRQ, सॉरी PRQ, एंगल PRQ किसके बराबर होगा? R2 के। क्या बोलेंगे इसको भी? रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है। 12 वाला और बता दो। SRN2 क्या है ये? E, एमरजेंस एंगल। ठीक है। लास्ट एंगल हमारा कौन सा? एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ है? इसको क्या नाम दूं? N2 नहीं बेटा, इस पॉइंट से है ना RM, इसको भी नाम दे दो कोई। X क्या? RMX, एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म जो है आपका वो आपके एंगल ऑफ डेविएशन को एक्सप्लेन करने का काम करता है। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। क्या आप डेविएशन निकाल सकते हो? निकालें भाई। डेविएशन कैसे निकलेगा बताएं मेरे को। डेविएशन जो है वो इस ट्रायंगल के बाहर बना हुआ एंगल है, तो एंगल डेविएशन किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, बोले किसके इक्वल होगा? एंगल MPR प्लस में MRP, एंगल MPR प्लस में एंगल MRP हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन को क्या लिखते हैं? डेल। अब आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल कैसे निकालोगे? देखें भाई एंगल कैसे निकलेंगे। ये देखें, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल, अपोजिट एंगल।
अगर ये एंगल हमें ऊपर वाला निकालना है तो I1 में से किसको माइनस कर दें, तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं। तो ये वाला एंगल आपका अच्छा ये वाला एंगल सॉरी ये पूरा नहीं ये वाला एंगल आपका क्या बचेगा फिर, एंगल I माइनस में R1। इधर वाला क्या बचेगा फिर, एंगल E माइनस कर दे सॉल्व इसको सीधा करो यहाँ पे, डेल इज इक्वल टू एंगल I माइनस में R1 प्लस ऐड क्यों किया, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है। अगला क्या आ जाएगा E माइनस R2। एंगल इंसिडेंट और इमरजेंस को एक तरफ कर लो और मतलब इंटरनल एंगल को एक तरफ कर लो, एक्सटर्नल को एक तरफ कर लो। डेविएशन इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, I प्लस E माइनस कॉमन आ गया R1 प्लस, ठीक है, ये आ गया आपका डेविएशन। इतना बताओ समझ आया क्या, क्लियर है यहाँ तक। अब इससे आगे क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसमें हमें रिलेशन बताना है, और भी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं जो प्रिज्म को अच्छा बनाने का काम करती है, मीन्स प्रिज्म के फैक्टर को चेंज करने का काम करती हैं। उसमें हमें प्रिज्म एंगल जो रहता है वो मेन रहता है, तो इसमें इसी फॉर्मूले में हमें प्रिज्म एंगल को भी इंक्लूड करना है। तो प्रिज्म एंगल कैसे इंक्लूड हो सकता है वो चीज़ें हमने इसमें चेंज करनी है। हम यहाँ से एंगल I और R को चेंज कर लें, R1 और R2 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखें कि जो ये वाला आपका क्वाड्रिलेटरल है APQR, इसमें जो इसके टोटल एंगल है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। इस वाले एंगल का सम इधर वाला एंगल कितने डिग्री का है 90, क्योंकि I के बराबर है। ये कितना हो जाएगा 90, तो ये दोनों भी किसके बचे, दोनों का सम 180 डिग्री बन के बच गया ना। तो यहाँ से मैं एक एंगल निकालूंगा, ये दोनों एंगल ए आ गया ना उसमें। इधर R1 और R2 के लिए ये पूरी ट्रायंगल उठा लें और पूरी ट्रायंगल का सम भी कितना होता है बराबर रख सकते हैं ना। तो पहले फर्स्ट है APQR, हाँ तो फिर क्या ये वाला जो है ये वाला जो ये रे लाइट निकलती है ना यूं ऐसे, एक तो चली गई थी हमारी ये स्ट्रेट, ठीक है, और एक हमारी यूं जाएगी और एक यूं जाएगी, तो ये पूरा 90 रहता है बेटा से। तो ये पूरा बनता है, मतलब ये रे लाइट है ना थोड़ी निकल यूं रही है, ये रे लाइट यहाँ से कुछ हिस्से से तो इसे टच करके निकलेगी ना, तो ये पूरा जो एंगल बनेगा ना, जैसे इस पे समझो आप, ये वाला हमने लिया, ये इंसिडेंट रे गिरी, ये नॉर्मल गिरा ना, तो इंसिडेंट रे हमारी जो जाती है वो देखो इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से यूं जाएगी, और ये हमारी जा रही है नॉर्मल, तो ये एंगल पूरा, ये पूरा एंगल बनेगा यूं। तो यहाँ से जो एंगल बनता है ना ये वाला, ये 90 रहता है यूं इस टाइप का, ठीक है। तो किसी पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइनें यूं ज्वाइन कर रही हैं ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल रहता है, ये मतलब पूरा ही रहता है ये वाला एंगल यूं, और इस तरफ भी रहेगा तो ये वाला पूरा ही एंगल रहता है। इस पॉइंट का ये लाइनें जो दिख रही है ना, ये एंगल बनाती हुई अंदर दिख रही है। इस पूरे का जोड़ हमारा जो रहता है वो 360 डिग्री रहता है, या फिर ये बोल लो कि अपोजिट एंगल 180 डिग्री है, और ये वर्टिकली जो एंगल है वो कितने के हैं 180 डिग्री। बस यहाँ पे कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि इक्वल नहीं है भाई, वो हमें पता नहीं है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, तो ऐसे रहता है ये। तो पहले क्या लेंगे, क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे एक, कौन सा, इन ए क्या क्या था APQR, APQR, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल कौन सा PQR, PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक और मेथड है जिससे मैं बताऊंगा आपको कि क्यों लिया है हमने ये 90 डिग्री, ठीक है। ये भाई अगला एंड ट्रायंगल
कौन सी ट्रायंगल? पी क्यू आर, एंगल पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू आर कितने डिग्री का हो जाएगा? इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। इसको एक इक्वेशन बोल लें, इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करें तो इधर पी क्यू आर से पी क्यू आर, 180 डिग्री से 180 डिग्री, क्या बच गया हमारे पास? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन से क्या मिलता है? एंगल ए इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? R1 प्लस में R2। मीन्स इस फॉर्मूले में जहां R1 प्लस R2 वहां क्या पुट कर देंगे? एंगल ए। तो क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा? डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 था, R1 प्लस R2 की जगह क्या आ जाएगा? डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस में ए। इस ए को इधर ले आएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो डेल प्लस में ए इज इक्वल टू I प्लस में ई। इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको? प्रिज्म फॉर्मूला। तो यहां तक रहेगा। ये कहता है अगर मैं इस ट्रायंगल को यूज करूं, ये बड़ा, ठीक है, जो प्रिज्म की एफिशिएंसी होती है किसी भी एंगल की एफिशिएंसी का 1/2 होती है। मतलब प्रिज्म क्या करता है, इसके अंदर जो लाइट आएगी ना जिस एंगल से, उसको कितना चेंज कर देगी? 1/2 चेंज कर देगी। अगर बाहर से उसको 90 डिग्री डालेंगे तो यहाँ जो बनने वाला एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा? 45 का। ये 45 का है तो ये भी कितने का रहेगा? 45 का। दोनों 45 के हैं तो ये कितने का बचेगा? 90 का बच गया ना। ये 90 का है तो इसके सामने का एंगल सेम होता है, ठीक है ना? नहीं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं दोनों एंगल? और दोनों इक्वल होंगे तो ये 90 है तो ये भी कितना हो गया? तो एंगल ए प्लस में एंगल क्यू 180 डिग्री हो गया कि नहीं? तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, वो जो भी तुमने बोलना है, ठीक है? ठीक है भाई। तो यहाँ पे इन दोनों को बराबर रख के हम क्या सोल्व कर लेंगे? प्रिज्म इक्वेशन। ये जो बन के आता है इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। इसमें और क्या करना है? अगर क्वेश्चन यहाँ तक, ये तो आता है 5 मार्क्स का भाई, नहीं आएगा तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में और आता है। वो क्या है आपका? रिलेशन बिटवीन प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रिज्म फॉर्मूला एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स मिनिमम डेविएशन का और प्रिज्म का जो रिलेशन रहता है वो हमें निकालना है। किसके साथ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसमें पढ़ ही चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रे लाइट का रेयर से डेंसर की तरफ जाना, फिर डेंसर से रेयर की तरफ जाना, तो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिएगा, ठीक है। तो पहले ये उतारोगे, हैं? चलें तो भाई। रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। देखिए भाई, मान लीजिए आपके पास ये प्रिज्म था, यहाँ से रे लाइट आई, नॉर्मली रे लाइट बाहर ऐसे जानी थी और एक पॉइंट पे डेविएट ऐसे हो गई। यही बना था ना डेविएशन। सिर्फ डेविएशन को यूज करेंगे। डेविएशन क्या है? डेविएशन एक ऐसा एंगल है जो आपको डिस्पर्सिव पावर के बारे में बताता है। मीन्स ये बताएगा कि रे लाइट कितनी बैंड होगी, कितनी ज़्यादा बैंड होगी। यहाँ पे रे लाइट जितनी ज़्यादा बैंड होती जाएगी उतने ही कलर इसके अंदर से डिफाइन होते जाएंगे, कलर का डिफरेंस आता जाएगा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन पे डिपेंड होती है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये कहता है कि इस डेविएशन को हमने चेंज कर लिया डेल एम में।
डेल एम आपका वो मिनिमम डेविएशन है जो कम से कम हो सकता है, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या करनी है, आपने कुछ चेंज करना है। ये कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, होता है सेम मीडियम में है दोनों के दोनों, तो दोनों इक्वल होंगे। एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2 इज इक्वल टू R, सेम मीडियम में है ये दोनों भी, तो सेम हो सकते हैं ये, ठीक है। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन बताता है, स्नेल लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ किसके बराबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय में साइन आर। वैल्यू किस किस की चाहिए, आई की चाहिए और आर की। आई और आर की वैल्यू मिल गई तो इसमें पुट कर देंगे ना। तो पहले हमें वैल्यू चाहिए आई की, फिर हमें वैल्यू चाहिए आर की, ये निकाल लो। आई की वैल्यू कैसे निकालें, आई की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला किसके बराबर है, डेल प्लस ए इज इक्वल टू डेल, चेंज कर दो बस, क्या हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन प्लस ए इज इक्वल टू किसके बराबर था, यहां पे ई को रिप्लेस कर लो। ई को किसके बराबर पुट कर सकते हैं, एंगल आई, तो डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आई प्लस आई, और आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू किसके बराबर, 2i। हमें क्या चाहिए था, आई, आई निकालें तो 2 किस तरफ चला जाएगा, इधर, तो i इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डेल एम ए बाय में फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या चाहिए, r, ये इक्वेशन नहीं थी, यहाँ देखो इक्वेशन नहीं बनाया इसको, मतलब i और i r के लिए लगाया था ये, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड भाई अब क्या चाहिए हमें, r, r कहाँ से निकालें, इन प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल R1 प्लस R2 है कि नहीं है, चलो यहां से निकाल लो। R1 R2 का रिप्लेस कर दे R के साथ, तो A इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2R के, एक R रखेंगे एक R रखेंगे, तो R प्लस R क्या हो रहेगा, 2R नहीं होगा, अरे R1 प्लस R2 R के इक्वल नहीं है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ठीक है, 2R के इक्वल हो जाएगा। R कितना आ जाएगा यहां से, आगे दोनों की वैल्यू उठा के पुट करो, म्यू इज इक्वल टू साइन आई की जगह क्या आएगा, डेल एम प्लस ए बाय 2, ठीक है, अपॉन में साइन, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन किसके बीच में है, मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपका रहेगा जिसमें हम रिलेशन निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, जब दो कलर के बीच में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन करना हो, मींस एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर, लेकिन उससे पहले हम डिस्पर्सन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक एक बार उतार लें बेटा सारा, तो ऐसा रहता है ये। और जितने भी साइंटिस्ट हैं जो सरकार के लिए काम करते, सेंटर के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो सारे के सारे, उनको सारी फैसिलिटी, सारे एक्सपेरिमेंट के लिए भाई जो एलिमेंट चाहिए या डिवाइस चाहिए या जो भी सामान चाहिए वो अलॉट करवाएगी। उनके लिए प्रिज्म भी सरकार देगी, अच्छा प्रिज्म। उनके लिए भाई कोई डायमंड का रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो डायमंड भी सरकार देगी।
यूरेनियम पे कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो यूरेनियम भी कौन देगी? देगी, क्यों नहीं देगी भाई? जमा हो जाएगा वो तो, आप लेके आओगे ना। आप यहाँ तक नहीं, आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आप आर्मी में लग गए, आपने एक कहीं सिक्योरिटी के लिए जाना है, आपको एक वहाँ से गन अलॉट करवाई जाएगी। उस गन अलॉट जब होगी तो पूरा फॉर्म फिल होगा, आपके साइन होंगे, कितने टाइम के लिए आप लेके जा रहे हो, कितना उसके अंदर बुलेट है, उन सब का आपके पास वो होगा। वो फॉर्म जब आप फिल करोगे, जब शाम को वापस आओगे तो रात को भी आप अपने पास नहीं रख सकते, वापस वहाँ जाएगा जहाँ एनिमेशन रखा हुआ है, आप जाओगे बाकायदा उसको जमा करवा के आओगे, अपने साइन करवा के आओगे वहाँ पे कि मैं इसको यहाँ पे डिस्चार्ज कर चुका हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे ही फिक्स होती हैं। पोखरण मूवी में आपने देखा हो कि वो जब वहाँ से RDX लेके आते हैं, यूरेनियम लेके आते हैं, तो एक स्पेशल बंदा वो जाता है DRDO के लिए जो काम करता है, वो वहाँ पे उनको टेस्ट के लिए बोल के लेके आता कि हमने इसके ऊपर सिर्फ टेस्ट करना है और लेबोरेटरी में दिखाना है लोगों को कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे, मीन्स इसका यूज़ नहीं करेंगे। और फिर वो उसको यूज़ करने के बाद वापस जमा करवा के आते हैं। ठीक है, हर चीज़ का ये काम होता है। इसीलिए तो आपकी स्कूल क्या है, स्कूल एक रेगुलरिटी है, आप लोगों को ना अपने नेचर में ढलने के लिए बता रही है कि भाई आने वाला जो टाइम है, अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो तो आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसका पहला रूल रेगुलेशन है टाइमिंग, तो टाइम पे स्कूल में आना होता है। दूसरा रूल रेगुलेशन है आपकी ड्रेस कोड, ड्रेस में स्कूल में आना होता है। थर्ड होता है डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। आप यहाँ पे एक दिन यूनिफॉर्म में ना आए, आप लोग बोल सकते हो कि सर मेरी धुली नहीं थी, ख़राब थी, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप वहाँ पे जाओगे, DRDO ऑफिस में जा रहे हो, आप एक आर्मी के किसी ऑफिस में जा रहे हो, आप एक लेफ्टिनेंट हो, किसी आप मीटिंग में जा रहे हो, क्या आप बोल सकते हो कि आज कपड़े धुले नहीं थे? आप सोचें, ये चीज़ यहाँ पे आपको प्रेशराइज नहीं किया जाता, यहाँ पे आपको तैयार किया जाता है उस चीज़ के लिए, और आप लोग उस चीज़ के लिए तैयार हों। मेंटली तो ज़रूर तैयार हों, फिजिकली हो सकता है भाई इधर उधर हो जाए, पर मेंटली तो आप लोगों में ये होना चाहिए कि स्कूल में करवाई गई सारी चीज़ें, सब कुछ आप लोगों को तैयार करने के लिए, एक देश के उस नागरिक बनाने के लिए हैं जो आने वाले टाइम में एक पूरी कंट्री को आगे ले जा सकता है या डुबो सकता है। तो ये चीज़ें ना, ये आप ये मत समझा करो कि भाई स्कूल में आपको फोर्स कर रहे हैं, आपको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ड्रेस के लिए बोल रहे हैं, प्रेयर में पीट दिया या टाइम के लिए पीट दिया या कोई भी काम कर दिया। वो आप जब इसका रिजल्ट निकलेगा ना तो आप इन चीज़ों को कोसोगे नहीं, आप इन चीज़ों को याद करोगे। कोई स्टूडेंट बहुत पीटा, अच्छी जगह अगर वो सेट हो गया तो वो ये बोलेगा भाई उन्होंने पीट पीट के मेरे को इस लायक बना दिया कि मैं यहाँ पहुँच गया। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं था लायक लेकिन मेरे को जानबूझ के पीटा गया था। लेकिन वही बंदा पिटा भी फिर भी लायक नहीं बना, अब वो क्या कहेगा, मैं पढ़ने वाला तो था पर उन्होंने पीट पीट के मेरे को निकम्मा बना दिया, अब मेरे को हैबिट होगी कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो आप ब्लेम उन्हीं चीज़ों को करते हो जहाँ पे आप अपनी सक्सेस को छिपाने का काम करते हो। ठीक है, चले अगला हमारा जो रहता है वो है हमारा डिस्पर्सिव पावर, dispersion of light। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होती है, डेफिनेशन लिख लें आप लोग। साथ साथ ही लिख लें डेफिनेशन भाई। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या कहता है, मैं ये करवाऊंगा नहीं, आप लिख लो इसको। When a white ray light split into 7 color is called
इज कॉल्ड, लिखें आप लोग, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ और होता है, वो आगे आएगा तो आप लोगों को समझाएंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये आपकी जो इंसिडेंट रे लाइट आ रही है इसका कलर कैसा है, और यहाँ पे जो ये स्प्लिट हो रही है इसको स्प्लिट करने का रीजन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो स्टार लगा के आप लिख लें यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन is used to change white light into 7 color। ठीक है भाई, आपके जो 7 कलर डेविएट होते हैं उनको डेविएट करने का काम कौन करता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। 7 कलर कौन कौन से हैं, V I B G Y O R, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, wavelength of a red color is greater, अच्छा लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा ऐसे ही लिखते होंगे, wavelength of red color is greater than wavelength of violet color। पहली सबसे जरूरी जो है वो है वेवलेंथ। कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की। सबसे कम किसकी रहती है, वोयलेट की। अब रेड से जो नीचे आते रहोगे उसका कंपैरिजन, क्वेश्चन पूछ लेगा, आपके पास दे दिया ब्लू और ग्रीन, पूछ लिया किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो आप देख लें ऊपर से नीचे आए, ग्रीन की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा, ब्लू की क्या हो जाएगी, ठीक है। सेकंड भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, म्यू आर से ज्यादा रहेगा किसका, म्यू वी का। मींस जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए इधर ध्यान दें, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगले वाले के लिए, अगले वाले के लिए, और अगले के लिए, और अगले के लिए, वोयलेट के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा उसकी वेवलेंथ कैसी रहेगी, कम, ठीक है। यहां से और क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो क्वेश्चन बनते हैं स्कूल वैन का कलर येलो क्यों होता है, क्यों होता है येलो, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, कम। रेड कलर का क्यों नहीं होती, रेड की तो और ज्यादा है वेवलेंथ, तो रेड कलर की बना दो फिर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का रीजन, इस पे एक इफेक्ट पड़ता है उन पर्सन के लिए जिनको कलर ब्लाइंड होता है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम बनता है ना, बहुत कम बनता है, तो उनको उस कलर के अंदर डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इन बिटवीन जो मीन कलर होता है वो आपका कलर कौन सा रहता है, येलो और ग्रीन। ये दो कलर ऐसे हैं जिनमें उनको कोई इफेक्ट नहीं आता, इसीलिए टैक्सी का कलर, स्कूल वैन का कलर, यहाँ तक कि डीपीएस स्कूल की ड्रेस का कलर भी क्या रखा गया है, येलो, ताकि आप गुम ना हो भाई, कहीं पे दिखते रहे दूर से ही, ठीक है। तो ये आपके लिए रहता है भाई। डेंजर जोन जो होते हैं उनका कलर रेड क्यों रखा जाता है, वही वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका कलर हम रेड रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से रेनबो में आपको कितने कलर वोयलेट कलर नज़र क्यों नहीं आता, वेवलेंथ बहुत कम होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है या मिक्स कर जाता है और कलर के अंदर, यहाँ तक कि हमें इंडिगो भी नज़र नहीं आता, ठीक है, ब्लू भी नहीं दिखता। मतलब आपको लगभग 3 कलर नज़र आएंगे,
आपको रेड नजर आएगा, येलो और ऑरेंज का मिक्सअप नजर आएगा, फिर नीचे आओगे तो आपको ब्लू ग्रीन का थोड़ा मिक्सअप सा नजर आएगा, आसमान की वजह से वो ब्लूइश सा दिखता है हमें। तो ये रहेगा आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बाद हमारा जो टॉपिक रहता है वो है आपका डिस्पर्सिव पावर। ये आपके सिलेबस में नहीं है हरियाणा बोर्ड में, लेकिन फिर भी भाई करवा दें, करवाएं। चलो, एंगुलर डिस्पर्सन पहले तो एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन आपका क्या रहता है? एंगुलर डिस्पर्सन आपका किसी भी कलर के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जिसमें हम दो कलर के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन कर सके, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्सन के लिए हमें क्या निकालना है? छोटा सा इसका डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन करना है। जैसे अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आया था? साइन डेल मीन प्लस ए बाय 2, बाय में साइन ए बाय में 2, ये था। यहाँ पे साइन जो एंगल है ना, ये बहुत स्मॉल एंगल होता है। साइन की वैल्यू को हम यहाँ से क्या कर लेंगे? हटा लेंगे भाई। साइन आई चेंज कर लेंगे एंगल आई में, मतलब साइन को हम चेंज कर लेंगे। यहाँ से स्मॉल है तो इसको हटा दें यहाँ से, यहाँ पे आप बोल दोगे साइन एंगल स्मॉल, इसको हम स्मॉल यूज करेंगे। अगर इसको स्मॉल करके हटा दें तो आपके पास फॉर्मूला क्या बच गया? डेल एम ए बाय में 2, नीचे क्या रह गया? ए इंटू में 2, यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए है वो पूरे के बाय में है, तो ए से ए मत काट देना यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात एक और है, ए एंगल है, एंगल नहीं कटता है। ठीक है, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? डेल एम प्लस ए। इस ए को इधर ले जाए, इसको इस तरफ लेके आओगे तो ए किस में आ गया? मल्टीप्लाई में। इस ए को और इधर ले आओ, इसको ए को इधर लेके आएंगे तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा? ये लो, डेल मीन इज इक्वल टू ए इंटू में म्यू माइनस में ए। क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन ले लो भाई, लो ए कॉमन ले लिया, क्या रह गया? म्यू माइनस 1। जो ये फॉर्मूला बन के आया है ना, डेल मीन इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, अब एंगुलर डिस्पर्सन दो कलर के बीच में डिफाइन किया जाता है, तो अलग अलग कलर का निकाल ले। पहले अगर मेरे को मिनिमम डेविएशन रेड का निकालना हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ जाएगा? आर का। चलो निकालते हैं। किसके लिए? पहले डेल आर के लिए। अगर डेल आर के लिए निकालेंगे तो म्यू आर माइनस 1, इसका प्रिज्म एंगल, पहली इक्वेशन। सेकंड, किसके लिए कंपैरिजन निकाल रहे हैं? वॉयलेट के लिए लास्ट ट्रिक से निकाल रहे हैं मान लो, क्योंकि मेनली हमारे पास इन दो का ही निकलता है। निकाल तो आप किसी का भी सकते हैं, तो डेविएशन हमें किसका निकालना पड़ेगा? वॉयलेट का। और वॉयलेट का निकालें तो क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस 1 और प्रिज्म एंगल, ये सेकेंड इक्वेशन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या कहता है? एंगुलर डिस्पर्सन कहता है अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्पर्सन निकाल दें, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। तो डेल आर माइनस डेल वी, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। तो यहां पे जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला है उसी का, डिस्पर्सन का ही, लेकिन वो ध्यान रखें ये दो के लिए कंपैरिजन के लिए यूज किया जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका? एंगुलर डिस्पर्सन। सोल्व करें बेटा इसको। म्यू आर माइनस 1 ए, इसमें से किसको माइनस कर दें? म्यू वी माइनस 1 ए।
करो इसको सोल्व। -1 से तो पहले तो इसको चेंज कर लो, अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा, म्यू आर -1 ए कॉमन निकाल लो। ये लो बेटा, कहाँ रखे, बाहर रख दे, ये लो, इज इक्वल टू डेल आर माइनस में डेल वी। इधर देखिए क्या बच गया हमारे पास, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के म्यू वी प्लस का ए कॉमन आ चुका है, माइनस से ये प्लस कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास, म्यू आर माइनस में म्यू वी, और कॉमन क्या था, किसके लिए फॉर्मूला है ये, डेल एस माइनस में डेल वी, तो ये डेल वी वॉयलेट के लिए, तो ये दो कलर के बीच में क्या बन गया हमारे पास, कंपैरिजन बोल सकते हैं, या इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर, तो इसको बोलेंगे बेटा एंगुलर डिस्पर्सन। अगर दो कलर का और किसी का निकालना हो तो निकाल सकते हैं ना, वही रखना है, जो जिसका डेविएशन कम है पहले उसको रख लो, फिर जिसका डेविएशन ज़्यादा है उसको रख लो, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। जैसे हमें ग्रीन का और येलो का निकालना हो तो क्या निकालेंगे, डेल पहले येलो का निकाल लेंगे और फिर ग्रीन का निकाल लेंगे, और येलो में से ग्रीन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा एंगुलर डिस्पर्सन। और अब निकालना है एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, इसी से समझ लें डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। फिर डिस्पर्सन पावर, डिस्पर्सन पावर को P से लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है आपका एंगुलर डिस्पर्सन बाय में मीन डेविएशन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन जो अभी हमने निकाला है बाय में मीन डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन अभी निकाला था, क्या आया था, म्यू आर माइनस में म्यू वी बार ए, और मीन डिस्पर्सन मीन्स क्या होता है, जो मेन अभी हमने डिस्पर्सन का फॉर्मूला बनाया था, म्यू माइनस में 1 और बाहर क्या आ जाएगा, ये जो फॉर्मूला बन के आएगा, इस फार्मूले को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर। ये किन्हीं भी, ये तो पूरे प्रिज्म की है, ये तो पूरे प्रिज्म की हुई, क्योंकि दो कलर इसके, एक तो लास्ट में वॉयलेट बनेगा, और पहले किन्हीं भी दो कलर की होती तो वो दो कलर यहाँ पे रखे होते। ठीक है, तो ये रहेगा आपका डिस्पर्सिव पावर। ये आपका भाई पूरा प्रिज्म है शुरू से लेके लास्ट तक, जिसमें हम पहले प्रिज्म फॉर्मूला, फिर प्रिज्म फॉर्मूला के बाद 7 कलर डेविएट होना मीन्स डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बाद हम पढ़ते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, और एंगुलर डिस्पर्सन के बाद डिस्पर्सिव पावर।